हेलो बच्चों, नमस्कार। आप सभी बच्चों का देव क्लासेस में स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे क्लास 10th के केमिस्ट्री के बारे में, यानी साइंस का केमिस्ट्री का तीसरा लेसन बताएंगे। हम लोग पहला और दूसरा लेसन आपको समझा दिए हैं, ये तीसरा लेसन है। और हम स्वर्गीय श्री बद्री सिंह बालिका इंटर कॉलेज की तरफ से आपको ये सब्जेक्ट साइंस का यानी सारी वीडियो उपलब्ध करवा रहे हैं। इस कोरोना महामारी को देखते हुए बच्चे घर पर ही तैयारी करें, बाहर ना निकले। हमारा यही अनुरोध है सभी बच्चों से, घर पर ही अपनी स्टडी जारी रखें ऑनलाइन। और ये जो हम आपको दे रहे हैं, ये सारा एनसीईआरटी पैटर्न बेस पर हम सारे वीडियो आपको बना के दे रहे हैं, जो आपके स्कूलों में, विद्यालय में बनाया जा रहा है। किसी भी विद्यालय के बच्चे हों, सभी के काम में आएगा। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो नोट्स के लिए नीचे लिखे गए ये नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 80763170219919425442। ये दोनों नंबर है, इन नंबरों पे आप संपर्क कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें। बेल आइकन के बटन दबाना बिल्कुल न भूलें ताकि आप कोई भी वीडियो हमारा मिस ना कर सके। चलिए देखते हैं आज का सब्जेक्ट हमारा क्या है। अध्याय तीसरा है हमारा। तीसरा अध्याय क्या है? धातु एवं आधातु। चैप्टर का नाम है धातु एवं आधातु। इसमें जो एनसीईआरटी बेस्ड में जो आपकी किताबें हैं उनमें पेज नंबर वाइज पेज और अभ्यास में जो क्वेश्चन दिए हुए हैं उन सभी के आंसर हम आपको बताएंगे। जैसे कि इसमें दिया है पेज नंबर 45 की आंसर है। पहला है, इसमें ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। कमरे के ताप पर जो द्रव होती है वह कौन सी धातु है? मरकरी। और चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, वह कौन सी धातु है? लिथियम, सोडियम एवं पोटेशियम। इन धातुओं को चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तीसरा है, ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है, कौन सी धातु? सिल्वर तथा कॉपर ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक धातु होती है। ऊष्मा की कुचालक होती है लेड और मरकरी होती है, कौन सी? लेड और मरकरी। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, आघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ बताइए। यानी आघात वर्ध्य और तन्य क्या है, दोनों का अर्थ पूछ रहा है। आघात वर्ध्य तथा तन्य का अर्थ इस प्रकार है, जैसे कि आघात वर्ध्य धातुओं को पीटकर पतले चादर बनाने की क्रिया। धातुओं को पीटकर पतले चादर बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? आघात वर्ध्य कहते हैं। जो धातु को पीटते हैं और उससे पतली चादर बनती है उस क्रिया को आघात वर्ध्य कहते हैं। और तन्य होता है तो धातु के पतले तार के रूप में, जो पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता नहीं है, सॉरी गलत है, क्षमता होती है, उसको तन्य या इस क्रिया को तन्यता कहते हैं। अब पेज नंबर 51 यानी 51 पेज नंबर के आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सोडियम को किरोसिन में डुबोकर क्यों रखा जाता है? किरोसिन में। सोडियम अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है। क्या है? सोडियम हमारा अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु है, जो खुले में रखने पर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके क्या उत्पन्न कर सकता है? आग उत्पन्न करता है। अगर इसको खुले में रख देंगे तो वो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके आग उत्पन्न कर लेगा, इसीलिए इसे किरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। अगर उसको खुले में रख देंगे तो वो आग उत्पन्न कर लेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, इन अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए। भाप के साथ आयरन में और जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम में। लोहा यानी आयरन होता है, भाप के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? आयरन ऑक्साइड और हाइड्रोजन प्रदान करता है। सॉरी, ये थोड़ा सा अभिक्रिया मिस्टेक है, जहाँ पे 2L है यहाँ पे Fe होगा। F2Fe प्लस 3H2 यानी भाप होता है जल और आयरन का होता है Fe। तो यहाँ पे Al की जगह Fe होगा। क्या होगा? Fe। यहाँ पे Fe होगा तो 3H2 तो यहाँ पे हो जाएगा Fe2O3 प्लस 3H2, इस प्रकार से होगा।
और जो दूसरी अपक्रिया है कैल्शियम ठंडे जल से अपक्रिया धीमी गति से करता है, जिससे उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन प्रज्वलन के लिए पर्याप्त नहीं होती है। इसमें है कैल्शियम ठंडे जल से, यानी Ca जल से अपक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस CH2 यानी बुझा हुआ चूना उत्पन्न होता है। जबकि पोटेशियम ठंडे जल से अपक्रिया करके तेजी गति से करता है। जब कैल्शियम क्या होता है, ठंडे जल से अपक्रिया करके उत्सर्जित ऊष्मा हाइड्रोजन को प्रज्वलन करने के लिए पर्याप्त नहीं होता, और जो पोटेशियम होता है वह ठंडे जल से अपक्रिया करके तेज गति से करता है। यह अपक्रिया इतनी तेज तथा ऊष्मा छेपी होती है जिससे उत्सर्जित हाइड्रोजन तत्काल प्रज्वलित हो जाता है, तुरंत ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है, जिससे ये ऊष्मीय ऊर्जा प्राप्त होती है। अगला प्रश्न है तीसरा नंबर, ABCD 4 धातुओं के नमूनों को लेकर एक एक करके निम्न विलयन में डाला गया है, जिससे प्राप्त परिणाम को निम्न प्रकार से सारणीबद्ध किया गया है। धातु 1 को आयरन सल्फेट ये सब दिया गया है, और नीचे देखेंगे हम ये सारणी में जो दिया गया है इतना खास नहीं, पूछा भी नहीं जा सकता है, लेकिन एक बार देख लेंगे। इसमें A है पहला नंबर, सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी है, ये यानी ये सारणी दी हुई है, इनके आंसर देना है ये तीनों प्रश्न के, अभी हम आपको बताएंगे। उनका आंसर है सबसे अधिक अपक्रियाशील धातु कौन सी होगी, बी। और धातु बी को कॉपर सल्फेट के विलयन में डालने पर विस्थापन अपक्रिया होगी, जिसमें बी धातु क्या होगा, कॉपर सल्फेट के विलयन में से विस्थापित कर देगी, जैसे BACD इस प्रकार से होगा। अगला प्रश्न है चौथा नंबर, अपक्रियाशील धातु को तन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डाला जाता है तो कौन सी गैस निकलती है। आयरन के साथ तन H2SO4 की रासायनिक अपक्रिया बताइए। अपक्रियाशील धातु को जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में डालने पर कौन सी गैस उत्पन्न होती है, हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है। धातु प्लस तनु अम्ल तो क्या बनेगा, लवण प्लस हाइड्रोजन गैस। और जब लोहे के साथ तनु रासायनिक से क्रिया कराई जाएगी, यानी H2SO4 के साथ या फिर H2SO4, तो क्या बन जाएगा, आयरन सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस इसमें भी उत्पन्न होगी। अगला है जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन में डालने से क्या होता है, इसकी रासायनिक अपक्रिया पूछे, इसकी भी रासायनिक अपक्रिया। अभिक्रियाएं आपके केमिस्ट्री में बहुत ज्यादा है, इसलिए हमने जो एक पहला वीडियो बनाया है संतुलित करने का, वो वीडियो जरूर देखिएगा, तभी आपको संतुलित करना समझ में आएंगे। जिंक को आयरन सेकेंड सल्फेट के विलयन से डालने पर विस्थापन अपक्रिया के फलस्वरूप जिंक विलयन में से लोहे को विस्थापित कर देता है। क्या विस्थापित करता है, लोहे को विस्थापित कर देता है। तो जैसे इसमें Zn प्लस या फिर SO4 से अपक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, ZnSO4 प्लस Cu यहाँ पर अलग हो जाएगा, विस्थापित हो जाएगा। अगला है पेज नंबर 54, 54 पेज नंबर के आंसर हम बताएंगे। इसमें पहला प्रश्न है, सोडियम ऑक्सीजन मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना। हमने इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना का वीडियो पहले एक बताया है, अब बोर्ड के माध्यम से अगर वो वीडियो देखेंगे तो आपको इलेक्ट्रॉनिक बिंदु आसानी से समझ में आ जाएंगे। हालांकि यहाँ पे भी हम बताएंगे, लेकिन अगर आप वो वीडियो देख लेंगे तो आपको उसमें इलेक्ट्रॉनिक बिंदु आसानी से समझ में आ जाएंगे। दूसरा प्रश्न इसमें पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण द्वारा सोडियम ऑक्साइड और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाए। तीसरे में इन्हें कौन से आयन उपस्थित होते हैं, धन आयन या ऋण आयन। पहला प्रश्न है हमारा यहाँ पे, सोडियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना। सोडियम का प्रतीक क्या होता है, Na, और इसकी परमाणु संख्या क्या होती है। इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना के लिए सबसे पहले हमें जिस चीज का पूछ रहा है, जिस तत्व का पूछ रहा है, उसका हमें परमाणु संख्या याद होनी चाहिए, परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, ये सोडियम का प्रतीक होता है Na, और इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 होता है। तो जैसे 2, 8, 1 यानी 8, 2, 10, 1, 11 इस प्रकार से लिखेंगे। सोडियम का Na है, एक गोला भी रख करके हम ऐसे प्रदर्शित कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें 4 कक्ष होते हैं, KLMN। ये हमने बहुत अच्छे तरीके से बोर्ड में पहले एक वीडियो बनाया है, उसको देख लीजिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। तो हम इसमें कैसे भरते हैं, 2, 8, 18, 32 4 कक्ष होते हैं। 4 में कैसे भरते हैं,
2, 8, 18, 32। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले कोष्टक में कितने भरना है, 2 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। जैसे कि यहाँ पे सोडियम का कितना होता है, 11। तो हमें जिस प्रकार से इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पहले अलग अलग करना है, 2, 8 एक किया, यहाँ पे क्या भरेंगे 2, फिर 8 दूसरे में, 1 बच रहा है तो 1 हमने तीसरे नंबर गोले में भर दिया। ये किसका है, सोडियम का। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का भरेंगे। ऑक्सीजन का होता है O और इसका परमाणु क्रमांक होता है 8। तो हम कैसे भरते हैं, उसमें 2 ही गोले आएंगे, 2, 8, 18, 32 जैसे हमने बताया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 2, 8 यानी बस 6, 2, 8 होता है। तो हम यहाँ पे 2 गोले बनाएंगे, पहले में 2 भरेंगे, इसके बाद 6 आ रहा है। यहाँ पे हम अधिकतम 8 भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कम है तो इसलिए हमने लास्ट गोले में कितने भरेंगे, 6। इस प्रकार से प्रदर्शित कर सकते हैं ऑक्सीजन को। अगला है मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक बिंदु की संरचना परमाणु संख्या 2, 8, 2 यानी 12 होती है। इसका प्रतीक होता है Mg और इसका परमाणु क्रमांक क्या कितना होता है, 12 होता है। इसको हम इस प्रकार से प्रदर्शित करेंगे जैसे अभी हमने सोडियम का किया, सोडियम में 11 होता है, इसका 12 होता है, बस इतना अंतर है। इसमें भी 3 ये होंगे गोले, 2, 8, 18, 32 भरे जाते हैं। तो हमने पहले में कितने, जब बड़ा होगा तब हम 18 भरेंगे, लेकिन यहाँ पे क्या है, छोटा है। ये देखिए ये छोटा है तो हमने पहले में 2 भरे हैं, इसके बाद 8 बोला तो 2, 8, 2 होता है ना, तो दूसरे में 8 भरे होंगे, 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। तो 8, 2, 10 हो गए, 12 होता है, एक इधर और ये, तो 2 इलेक्ट्रॉन और हो गए, 12 हो गए। ये मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना है। यहाँ पे पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन को स्थानांतरण के दौरान Na2 और मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण दर्शाइए। ये बना हुआ है सोडियम, जब सोडियम ऑक्सीजन से क्रिया करके बनाता है तो सोडियम ऑक्साइड बनता है। सोडियम क्या है, धनायन होता है, सोडियम क्या है, धनायन। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से क्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है तो मैग्नीस डबल प्लस है यानी धनायन है। इसका हम तीसरा प्रश्न जो पूछ रहा है तो यहाँ पे बताएंगे धनायन वाला। यौगिक में Mg2+ है, ऑक्सीजन 2- है और यानी क्या है, प्लस है, सिर्फ प्लस धनायन। अगला प्रश्न है हमारा, आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च इसलिए होता है कि इसके मजबूत अंतः आयनिक आकर्षण को तोड़ने के लिए अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी अत्यधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अब हम पेज नंबर 54 की आपको पेज नंबर 59 के आपको प्रश्नोत्तर बताएंगे। इसमें पूछ रही है निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। निम्न पदों की परिभाषा दीजिए। खनिज, अयस्क, गैंग 3 दी हुई है। पहले हम देखेंगे खनिज के देखेंगे। पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले धातुओं के यौगिक को खनिज कहते हैं। पृथ्वी के अंदर जो भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाते हैं जो पदार्थ, जो धातुएं, उन यौगिकों को खनिज कहते हैं। अयस्क वे खनिज जिसमें किसी विशेष धातु की अत्यधिक सांद्रता होती है, जिसमें किसी भी विशेष धातु की अत्यधिक सांद्रता होती है, जिसे आसानी से निकला जा सकता है, उसे अयस्क कहते हैं। निकाला जा सकता है उसे क्या कहते हैं, अयस्क कहते हैं। गैंग क्या है, पृथ्वी से प्राप्त खनिज अयस्कों में उपस्थित अशुद्धियां जैसे मिट्टी, रेत आदि को हम क्या कहेंगे, गैंग कहते हैं। क्या बोलते हैं, गैंग। अगला प्रश्न है हमारा दूसरा नंबर। इसमें पूछ रहा है 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। 2 धातुओं के नाम क्या हैं जो प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। वह है सोना और प्लेटिनम। क्या है, सोना और प्लेटिनम। तीसरा नंबर का प्रश्न है धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए रासायनिक प्रक्रम का उपयोग किया जाता है, क्यों। बहुत कम क्रियाशील धातुओं की ऑक्साइड गर्म करने से अलग हो सकते हैं, जैसे 2Hg+O यानी मरकरी ऑक्साइड से क्रिया करके क्या बनता है, मरकरी और ऑक्सीजन गैस क्या हो जाती है, अलग हो जाती है।
मध्यम क्रियाशील धातु को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए उपयुक्त उपचायक का उपयोग किया जाता है। किसका? उपयुक्त उपचायक का प्रयोग किया जाता है, जो इस प्रकार से जब जिंक को कार्बन के साथ गर्म करते हैं तो जिंक धातु में उपचयित हो जाता है। जिंक किस में उपचयित हो जाता है? धातु में। जब जिंक ऑक्साइड कार्बन से क्रिया करता है तो जिंक अलग हो जाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस अलग हो जाती है। CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। यह क्या होता है? अति क्रियाशील धातुओं को उसके ऑक्साइड से प्राप्त करने के लिए विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि का प्रयोग करते हैं। इसके लिए क्या, कौन सी विधि का? विद्युत अपघटनीय परिष्करण विधि का प्रयोग करते हैं। अब हम आपको बताएंगे पेज नंबर 61 यानी 61 के प्रश्न उत्तर। पेज नंबर 61 में क्या पूछ रहा है? जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर के धात्विक ऑक्साइडों को निम्न धातुओं के साथ गर्म किया गया है। यानी जिंक ऑक्साइड को जब गर्म करेंगे तो क्या बनना है? यहाँ पे भरना है। ये सब हम ऊपर नीचे देखेंगे। जिंक ऑक्साइड यानी कोई अभिक्रिया नहीं होगी जिंक में, और मैग्नीशियम में विस्थापन अभिक्रिया होगी। यहाँ पे पूछ रहा है गर्म धातु के साथ जब गर्म करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया होगी। और कॉपर में भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। मैग्नीशियम ऑक्साइड कोई अभिक्रिया नहीं होगी जिंक के साथ, और मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम से भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी, और कॉपर से भी कोई अभिक्रिया नहीं होगी। लेकिन कॉपर ऑक्साइड में जिंक से जब करेगा तो विस्थापन अभिक्रिया होगी, और मैग्नीशियम में विस्थापन अभिक्रिया होगी, कॉपर में कोई अभिक्रिया नहीं होगी। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर। इसमें कोई भी वीडियो आप देखिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या है। सारे प्रश्न उत्तर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है इसमें, कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती है? कम अवक्रियाशील धातुएं जैसे सोना, प्लेटिनम आसानी से संक्षारित नहीं होते। जो कम अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं वह आसानी से संक्षारित नहीं होती हैं, जैसे कि सोना, प्लेटिनम आदि। अगला है, मिश्रातु क्या होते हैं? मिश्रातु क्या होते हैं? दो या दो से अत्यधिक धातु या अधातुओं को एक समांगी मिश्रण में बनाने की क्रिया को मिश्रातु कहते हैं, जैसे पीतल, तांबा तथा जस्ते आदि। इधर लास्ट में यहाँ पे जस्ता है, जस्ते आदि। दो या दो से अधिक धातुएं जो अधातुओं को समांगी मिश्रण में बनाने की क्रिया को मिश्रात कहते हैं, जैसे कि पीतल, तांबा, जस्ता आदि। ये क्या है? मिश्रातु यानी मिश्र धातु। मिश्रातु का मतलब होता है मिश्र धातु, जो कई धातुओं से मिलकर बना होता है। आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में। अभ्यास के जो क्वेश्चन अब रह गए हैं हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, क्योंकि ये पार्ट बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम दूसरे पार्ट में आपको अभ्यास के क्वेश्चन आंसर बताएंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, और ज्यादा से ज्यादा अपने सभी दोस्तों को वीडियो शेयर करिए ताकि सभी बच्चे इस वीडियो का लाभ उठा सकें।